नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। मैं महेंद्र रत्नू और मैं आपको कल जनरल साइंस के अंदर लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स। आपको पता हो तो अपन ने उसमें एलिमेंट्स के अंदर स्टार्ट कर दिया था और आज हम उसी टॉपिक को अभी कंटिन्यू करेंगे। अगर लिटरली अपन बात करें तो हम लोगों ने ये देखा था कि एलिमेंट्स क्या है। वैसे तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, हजारों लाखों जैसे इंसान हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई भी चीज है। हम हर चीज को क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वैसे के वैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जितने भी इस दुनिया के अंदर अब तक नोन एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जितने भी कितने, ये तो हमें फिक्स है, पता है कि एलिमेंट्स कितने हैं। मैं आपको ऑलरेडी कल वाली क्लास में बता चुका हूं। 118 एलिमेंट्स है, जिसमें आपको पता है 92 नेचुरल है, प्राकृतिक तत्व हैं, तथा उसके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ बचे हुए आपके कितने 26 कृत्रिम तत्व है। इंग्लिश में बोलूं तो आर्टिफिशियल एलिमेंट है। अच्छा, फिर अपन ने कुछ उसके अंदर फैक्ट्स भी देखे थे, जैसा कि आप लोगों को अपन ने देखा था कि उन आर्टिफिशियल में सबसे पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है, तो हमने देखा टेक्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 43 होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। अब वो सारे मैं आपको बता चुका हूं, तो रिपीट करके अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, इतना सा बस बता दिया कि अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। अब अपन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपको याद हो तो अपन लोगों ने लास्ट में जब एकदम खत्म होने वाला था तो हम हकीकत में मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। हम हकीकत में अगर बात करें तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। हम भौतिक गुण पढ़ रहे थे। किनके? धातुओं और अधातुओं के। हमने 5 गुणों के आधार पर अंतर विभेद कर दिया था धातुओं और अधातुओं के बीच में। अगर आपको याद हो तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, क्या था? हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था वो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, अगर आपको पता हो, क्या? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट हमारा सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, तो हम लोगों ने देखा था लस्ट्रस, चमकदार। थर्ड पॉइंट हमने ये देखा था उनके हार्डनेस, धातु और अधातुओं की कठोरता। चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा था गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु के आधार पर धातु क्या है और अधातु क्या है। और आखिरी पॉइंट हम देख रहे थे उनका घनत्व, डेंसिटी, किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मतलब हम 5 पॉइंट के आधार पर उनको डिफरेंशिएट कर पाए थे, किसको? मेटल्स और नॉन मेटल्स को। देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने कल आपको बताई थी कि वो जो 5 पॉइंट थे आप लोगों के, वो 5 पॉइंट में रेगुलर पॉइंट तो हमारे को याद रखने ही रखने हैं, साथ साथ में हम लोगों को उनके अपवाद, उनके एक्सेप्शन याद रखने हैं, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अब अपन छठा पॉइंट लेते हैं, और छठा पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है। हम पढ़ रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बीच में अंतर विभेद। हम धातु और अधातु के बीच में अंतर विभेद पढ़ रहे हैं। और हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा डक्टिलिटी। देखिए दोस्तों, डक्टिलिटी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। देखो क्या मतलब होता है तन्यता का। तन्यता एक पदार्थ का ऐसा गुण होता है। अब पदार्थ मतलब किसी भी एलिमेंट का, क्या? ये एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के अंदर हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज को खींचना, और खींचने पर अगर वो लंबे लंबे वायर के शेप में अपना रूप धारण कर ले। कहने का मतलब है अगर आप किसी भी चीज को खींचो और खींचने पर वो खिंचे और खिंचकर एक वायर का ऐसा रूप सा धारण कर ले, बस पदार्थ के ऐसे गुण को ही हम कहते हैं कि इस पदार्थ में क्या है? तन्यता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में यह गुण किसके अंदर पाया जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा दोस्तों, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आप किसी भी धातु को उठा के देखो, आप लोग देखोगे जितना ज्यादा उसको आप क्या करोगे बताओ? खींचोगे, उतना ही ज्यादा आप जानते हो बताओ वो खींचेगा। और हम चाहे तो उसको पीट कर, खींच कर पतले पतले उनके बना सकते हैं दोस्तों, क्या? वायर्स। आप लोग अच्छी तरीके से देखते हो। इवन दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो तन्यता का गुण पाया जाता है उनमें से एक बताऊं तो एक तो होता है गोल्ड। गोल्ड आप जानते हो ना, बताओ? सोना। सिंबल क्या होता है? AU। जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, आपको पता है उसको खींच कर, मैं लिटरली अगर आपको बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा मात्र 1 ग्राम सोने से, आपको पता है लगभग आप 1 से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, खींच के बना सकते हो। तो आप सोचो कितना अच्छा, कितना जबरदस्त तरीके का यह गुण आपको मिलेगा किसके अंदर बताओ? गोल्ड में। इसका मतलब धातुओं के अंदर तन्यता का गुण होता है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम 5th 6th क्लास से शायद पढ़ते आ रहे हैं।
मैंने आपको कल भी कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब भी कह रहा हूं, हमारे रेगुलर पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट है उनके एक्सेप्शन। तो रेगुलर पॉइंट आपको पता है कि धातुओं के अंदर यह तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब मेटल्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, पतले पतले तारों के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। पतले तारों में परिवर्तित करना, तो यह काम बिल्कुल हो सकता है। बताओ दोस्तों किसके साथ? मेटल्स के साथ। इसका मतलब मैं कहूंगा मेटल्स में डक्टिलिटी है। और बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? गोल्ड है। या फिर आप इसका एक और बेस्ट एग्जांपल कह सकते हो, बताओ दोस्तों क्या? टंगस्टन, जिसका सिंबल क्या होता है? W। वुल्फ्रेम से बना है क्या? W। टंगस्टन, टंगस्टन से इवन दोस्तों इतने पतले वायर बना जा सकते हैं, कितने पतले कि वो लगभग हमारी सामान्य आंखों से देखना भी उनको पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो इनविजिबल वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। किससे? टंगस्टन से। इसका मतलब इसको खींच खींच के इतने पतले और लंबे वायर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है? वो है अपवाद। इस पॉइंट का अपवाद, इस पॉइंट का एक्सेप्शन। क्या है अपवाद? तो दोस्तों अपवाद में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपने सुना होगा मर्क्यूरी, जिसको आप हिंदी में कहते हो क्या? पारा। अब आप खुद बताओ, पारा जो खुद रूम टेम्परेचर पर गली हुई अवस्था के अंदर होता है। अब जो चीज खुद ही गली हुई अवस्था में है, लिक्विड शेप में है, तो आप बताओ ना, लिक्विड स्टेट के अंदर कोई चीज है, अगर कोई द्रव अवस्था के अंदर कोई चीज है, तो आप क्या उसको खींचकर उसका वायर बनाओगे? वो तो खुद द्रव अवस्था के अंदर है। इसका मतलब मरकरी के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मरकरी इस पॉइंट का क्या है? अपवाद है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? एक और इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, और वो एग्जाम्पल है क्या? जिंक। जिंक इसका एग्जाम्पल क्यों बना, इसके लिए थोड़ा इंतजार करें, एक दो पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट आएगा, उसमें आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि जिंक भी इसका एग्जाम्पल क्यों है। जिंक से भी पॉसिबल नहीं है पतले पतले लंबे लंबे तार बनाना। क्यों नहीं है? इंतजार करें। देखिए, अब अगर बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या डक्टिलिटी का गुण होता है या फिर नहीं होता है? तो बिल्कुल दोस्तों, नॉन मेटल्स के अंदर अगर मैं बोलूं तो ये बिल्कुल गांठ बांध दो दिमाग के अंदर कि इनके अंदर कोई तन्यता का गुण नहीं मिलता है। कोई तन्यता का गुण नहीं मिलता। नहीं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इनमें कोई डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये तो एक नॉर्मल बात है, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सेप्शन बोले तो इसका क्या? अपवाद। अब इसका क्या अपवाद है? बिल्कुल दोस्तों, इसका अपवाद है। इसका अपवाद यह है क्या? इसका अपवाद है जितने भी हमारे कार्बन फाइबर्स होते हैं, जितने भी हमारे कार्बन फाइबर्स होते हैं, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, हम कार्बन फाइबर्स रूपी बहुत लंबे लंबे तार बनाते भी हैं। बिल्कुल वायरिंग वगैरह कार्बन फाइबर से होती है। तो कार्बन आपको पता है क्या है? अधातु है। और उससे अगर ये पॉसिबल है तो फिर कार्बन फाइबर्स अधातुओं के इस गुण का क्या है? अपवाद है। समझ पा रहे हो क्या दोस्तों मेरी बात को? चलो, तो ये गुण हुआ अपना कौन सा? डक्टिलिटी का। अगला दोस्तों हम पॉइंट पढ़ेंगे, और वो पॉइंट है हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनता। आघात वर्धनता का मतलब होता है किसी भी चीज को पीट पीट कर फैलाना, पतली पतली शीट के अंदर कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। खींचकर लंबा करना तन्यता, पीट कर और फैलाना, शीट बनाना, तो ये होता है मेलेबिलिटी। तो ये गुण मेटल्स में है या नहीं है, ये जनरल बात, और फिर इसके अपन पढ़ेंगे अपवाद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग कुछ मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो अब जरा देखिए, अपन अगला पॉइंट समझते हैं क्या है क्या चीज नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसके बाद अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं इसका अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों, अगर मेलिएबिलिटी की बात करूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो।
अघात वर्धनता, मतलब पीट पीट कर पतली शीट्स में परिवर्तित करना, देखिए दोस्तों, अब आपने देखा होगा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कॉमन लाइफ में हमारा बहुत ज्यादा देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर जब खाना बन जाता है और हम पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल का। तो है क्या वो एल्यूमिनियम ही तो है क्या? बस उस एल्यूमिनियम को पीट पीट कर पतली पतली शीट के अंदर उसको क्या किया बताओ, कन्वर्ट किया। बस भाई इसी गुण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी, या फिर क्या कहा जाता है? अघात वर्धनता। तो दिखती सी बात है ये मेटल्स का गुण है। अब मैंने कहा ना ये बेसिक बातें हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें टॉपिक पढ़ना पड़ता है तो फिर इन बेसिक बातों को भी एक बार पढ़ना हमें भी पड़ता है। अब अपन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट है इसका एक्सेप्शन, कि इसका अपवाद बताओ। ये तो सबको पता है कि ये धातु का गुण है, अपवाद बताओ। सेम अपवाद, वही मरकरी जो खुद बेचारा लिक्विड में है उसको क्या पीटोगे और क्या शीट के अंदर परिवर्तित करोगे। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? या फिर सेम वही आप कह सकते हो सोडियम, ये सब सॉफ्ट सॉलिड होते हैं तो इनको शीट्स वगैरह में परिवर्तित कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। एक और दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल है जो ऑलरेडी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया था, और वो पॉइंट है क्या? जिंक। फिर बोलूंगा जस्ट अगले पॉइंट में इसका एक्सप्लेन करूंगा कि जिंक क्यों नहीं है, क्यों जिंक में डक्टिलिटी नहीं है, और क्यों जिंक के अंदर मैलिएबिलिटी नहीं है। क्यों जिंक बोले तो जस्ते के अंदर अघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता, और क्यों जस्ते के अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। बट अभी याद रखें थोड़ा सा। आइए देखते हैं नॉन मेटल्स में, क्या नॉन मेटल्स में ये गुण है? बिल्कुल नहीं। अधातु के अंदर ये कोई गुण नहीं होता है। अधातुओं को अगर आप पीटोगे तो न तो वो फैलेंगे, नहीं पतले पतले वायर में कन्वर्ट होंगे, या फिर कहो नहीं कोई शीट में परिवर्तित होंगे। फिर क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं, अगर आपने उन पर जोर लगाया तो वो टूट जाएंगे, इसका मतलब इनके अंदर ये कोई गुण नहीं होता है। क्या दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? आप थोड़ा सा प्लीज ढंग से समझने की कोशिश करना। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई चीज है इसको मैं खींच रहा हूं और वो खींचती चली जा रही है, पक्की बात है वो धातु है, तभी ऐसा उसके अंदर गुण है। अगर वो नहीं खींच रही और टूट जाती है, इसका मतलब वो धातु नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? या तो खींचो, और या फिर खींचो नहीं तो आप ऐसा करो उसको यूं जोड़ लगाओ और यूं तोड़ दो। अगर वो टूट जाए, यूं जोड़ लगाने से ऊपर से नीचे प्रेशर की ओर टूट जाए तो धातु नहीं है, अधातु है। और नहीं टूटे तो ऊपर से जोड़ लगाने पर टूटेगी नहीं तो क्या होगा? फैलेगी। समझ लो ना, शीट्स के रूप में परिवर्तित होगी। इसका मतलब वो धातु और उसके अंदर गुण है कौन सा? अघात वर्धनता का। तो यूं करने पर अगर खींचे और यूं करने पर अगर फैले धातु, और नहीं तो अधातु। लेकिन ये बातें जनरल है, क्वेश्चन जनरल बातों से नहीं बनते, क्वेश्चंस बनते हैं अपवादों से। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या दोस्तों? सेम यही एग्जांपल मैं यहां पे भी बोलूंगा। यही इसका जो अपन ने इससे पहले जस्ट पहले देखा था डक्टिलिटी का जो अपवाद था, कार्बन फाइबर्स वगैरह, वो मैलिएबिलिटी में नॉन मेटल्स के भी क्या है बताओ आपके अपवाद है। आप लोग समझने की कोशिश करो। अगेन मैं यहां पे लिखूंगा कार्बन फाइबर्स। ये क्या है? ये अपवाद है दोस्तों, ये अपवाद है। क्यों? आप कैसे अपवाद है? क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर मैलिएबिलिटी का गुण नहीं होता है, लेकिन ये एक नॉन मेटल अधातु होने के बावजूद ये गुण रखती है। तो क्या दोस्तों ये इसका अपवाद हुआ या फिर नहीं हुआ? आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? तो अब ये बेसिक पॉइंट थे। तो अपन ने कितने पॉइंट पढ़े थे? तो अपन ने, अगर मैं आपसे बात बोलूं, कल ऑलरेडी अपन लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे, और आज पहला छठा पॉइंट डक्टिलिटी वाला पढ़ा और 7वां पॉइंट मैलिएबिलिटी वाला पढ़ा। अब पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, ब्रिटलनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं भंगुरता। देखिए तो इस पॉइंट की अगर मैं बात बताऊं आप लोगों से, तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि किसी भी चीज को ऊपर से प्रेस करने पर वो फैले नहीं बल्कि टूट जाए, या फिर किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को खींचने पर वो खींचे नहीं, टूट जाए। अगर ऐसा है तो उस गुण को ही बोलते हैं भंगुरता। आप खुद देखिए ना दोस्त, क्या इस पॉइंट से आपको कुछ बात लिंक हो रही है क्या? मतलब अगर किसी चीज में तन्यता का गुण है और अघात वर्धनता का गुण है तो वहां पॉसिबल नहीं है क्या? भंगुरता। और जहां पर ये गुण नहीं है, कौन से गुण? तन्यता का और अघात वर्धनता का, वहां पर ये गुण है
क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? भाई इसका मतलब है किसी भी चीज को अगर आप दबाओगे तो वो टूट जाएगी, वो फैलेगी नहीं। या किसी चीज को खींचोगे तो वो खींचने के बजाय बीच से क्या हो जाएगी बताओ? टूट जाएगी। अगर ऐसा है तो उसको बोलोगे भंगुरता। अब आप बताओ ना दोस्त, क्या मेटल्स में अघात वदनता है? तन्यता है। तो फिर क्या भंगुरता होगी? बिल्कुल नहीं। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। हां, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बट है कैसे मेटल्स? हार्ड, जो अपन देख चुके हैं। समझने की कोशिश करो। हम जनरली क्या देखते हैं कि कोई चीज अगर हार्ड होती है तो हमको लगता है अगर हार्ड चीज है तो फिर पक्की बात है ऊपर से प्रेशर देने पर वो बीच से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? अरे आप क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? इस चीज को कि हार्ड चीज होती है तो हमें लगता है एकदम ये हार्ड है, तो हार्ड है तो उसको पीटेंगे तो फैलेगी भी, ये सारी चीजें हैं। तो धात्विक कठोर होने के बावजूद भी ये वाला गुण नहीं रखती है। कौन सा? ब्रिटलनेस वाला। फिर कौन सा गुण रखती हैं? वो गुण रखती हैं कौन सा? तन्यता और आघात वदनता। आइए दोस्तों अब नॉन मेटल्स में देखते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होगा? नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। दोस्तों अगर हिंदी में बोलूं तो अधात्वें सामान्यतः भंगुर होती हैं। मैं एक बेसिक लेवल का एग्जांपल दूंगा ताकि आप इस चीज को बेटर तरीके से समझ पाओ। क्या दोस्तों आपने कभी कोयले को देखा है क्या? कोयले में क्या है? अधिकांशतः कार्बन ही तो होता है। आप एक बात बताओ, जब कोयले को देखकर अगर आप उस पर चोट करोगे तो वो टूट कर कणों में बिखरेगा या फिर फैलेगा? आप कहोगे सीधी सी बात है, चोट करने पर वो टूट कर बिखर जाएगा। बिखरेगा मतलब कौन सा गुण है? भंगुरता। कोयले में है क्या? कार्बन क्या है? अधातु। और अधातु पर चोट करने पर सामान्यतः क्या होता है? वो बिखर जाती। बिखरने को क्या कहते हैं? भंगुरता। इसका मतलब अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं। दे आर जनरली ब्रिटल। उम्मीद करता हूं आप दोस्त मेरी बात को समझ पा रहे होगे। अब आइए देखते हैं दोस्तों अपवाद। चलो इसका भी देखते हैं अपवाद और इसका भी देखते हैं अपवाद। अगर धातु का अपवाद देखूं तो सेम वही घिसा पिटा आपको पता है। एक तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी। और एक बेस्ट एग्जांपल और मैं दूंगा और वो है जिंक। अब दोस्तों इस पॉइंट में मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैं इसलिए इस पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा था, जिंक मतलब जस्ता। अब एक बात बताओ मेरे को, आपको पता है अगर जनरली किसने जिंक को देखा हो या थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हो तो मैं आपको बता दूं उसके बारे में। जिंक की क्या क्वालिटी है? जिंक को अगर आपने पीटा ना तो पीटने पर वो जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल पतली पतली शीट बनती है वैसे पतली शीट नहीं बनेगी, वो टूट जाएगा। अगर आपने जिंक को खींचने की कोशिश करी, आप चाहते हो कि उसको पतले पतले वायर के रूप में कन्वर्ट करो, पॉसिबल नहीं है। उसका वायर बीच से ही टूट जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जस्ते में न तो गुण है आघातवर्धनता का अच्छा और नहीं अच्छा गुण है तन्यता का, लेकिन है क्या है? धातु है। तो आप एक बात बताओ, अगर वो टूट रही है इसका मतलब जिंक में क्या है? भंगुरता। और जबकि धातु में भंगुरता नहीं होती है लेकिन जिंक में है, और इसलिए जिंक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बनता है। समझ पा रहे हो क्या? आइए देखते हैं इसका अपवाद। अब इसका अगर मैं अपवाद बोलूं तो आप पहले तो उदाहरण, चलो पहले एक उदाहरण। आप एक बात बताओ मेरे को, इसका एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया, क्या दिया बताओ? कोयला। या फिर अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं क्या दूं बताओ? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन ही तो होता है उसमें। कोयला, ग्रेफाइट। अरे भाई कंफ्यूज मत होना, ग्रेफाइट क्या है? एक टाइप का कोयला ही है ग्रेफाइट भी। मैं आपको हकीकत बताऊं तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये पॉइंट, ये चैप्टर मैं आपको ज्योग्राफी में जरूर पढ़ाऊंगा। तब अपन देखेंगे कोयले के अलग अलग जो किस्में होती है। आपने अगर बचपन थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो सबसे घटिया क्वालिटी का अपन देखते हैं कोयला कौन सा? पीट कोयला। फिर थोड़ा सा अच्छा कौन सा? लिग्नाइट। फिर उससे थोड़ा सा अच्छा कौन सा? बिटुमिनस। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। अब अच्छा क्या मतलब, क्या ऊपर से कोई डिजाइनिंग वगैरह की हुई है क्या कोयले पे? ऐसा कुछ नहीं है। कोयले की अच्छाई और बुराई का मतलब है कोयले में कितना ज्यादा कार्बन है। जितना ज्यादा कोयले में कार्बन होता है कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। और आपको पता है जितना ज्यादा कार्बन होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि ये कोयला कितना ज्यादा पुराना है। क्यों? क्योंकि कोयला वगैरह किससे बना? हमारे अवशेषों से तो बना है। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन होते हैं, जब हम नष्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में सब कुछ नष्ट होते हैं, लेकिन ये जो कार्बन वगैरह होते हैं ये नष्ट नहीं होते। और यही धरती के अंदर दबे हुए होते हैं, इकट्ठे हो के और अशुद्धियों के साथ मिलकर कोयले वगैरह का रूप धारण करते हैं।
तो जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना ज्यादा कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जितना कम टाइम लेंगे कार्बन उतना क्या होगा बताओ, कम। तो जो सबसे नया कोयला होता है, नए कोयले का मतलब उसके अंदर कार्बन की मात्रा उतनी ही क्या है, कम। तो जितना नया कोयला क्वालिटी में उतना ही क्या होगा, बेकार। जितना पुराना कोयला क्वालिटी में उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छा। मतलब उसमें उतनी ज्यादा मात्रा किसकी है, कार्बन की। समझ पा रहे हो क्या दोस्त? तो इस वजह से आपने देखा होगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, एंथ्रासाइट, जिसमें लगभग 70 से 75% तक या लगभग 80 ज्यादा कहो तो परसेंट तक कार्बन की मात्रा होती है। वो सबसे अच्छा कोयला आपको पता है कौन सा होता है, वो कोयला होता है दोस्त एंथ्रासाइट कोयला। तो आप एक बात बताओ, जिसमें 10 से 20% या 30% तक अगर कोयला हो तो पीट, 40% तक 45% तक कोयला हो तो वो कोयले में कार्बन हो तो वो लिग्नाइट। वो कोयला जिसके अंदर लगभग 60 से 65% तक अगर कार्बन की मात्रा हो तो बिटुमिनस। और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा होती लगभग 70 से 75% तक, तो वो होता है एंथ्रासाइट। लेकिन एक ऐसा कोयला मिला है जिसमें मुझे कार्बन की मात्रा लगभग 85 से 90% तक मिली है। तो दोस्त वो इतने ज्यादा कार्बन वाला कोयला, लिटरली अपन कोयला नहीं, उसको अपन कहते हैं ग्रेफाइट। उम्मीद करता हूं आप थोड़ा समझोगे ग्रेफाइट क्या है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? आम भाषा में अगर देखो तो आपने पेंसिल की वो जो देखी कि ब्लैक कलर वाली जो लीड होती है एक तरीके से, वो क्या है, ग्रेफाइट ही तो, और क्या है, बैटरियों के सेल वगैरह में अगर आपने देखा हो तो ठीक है। अब हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा कोयला हो चाहे ग्रेफाइट, अगर आप उसको चोट करोगे तो ना तो फैलेगा, ना पतली शीट में कन्वर्ट होगा, ना तार बनेंगे, वो टूट जाएगा। तो याद रखना वो ब्रिटल है और नॉन मेटल्स ब्रिटल होती है। तो याद रखना दोस्तों, अपवाद नहीं है, ये मैंने क्या बताया है, एग्जाम्पल। अब बता रहा हूं इस पॉइंट का एक्सेप्शन, और इस पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है, तो इस पॉइंट का दोस्त, इस पॉइंट का एक्सेप्शन है क्या, तो इस पॉइंट का दोस्त एक्सेप्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी भी हमारी होती है, क्या होती हैं, गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं, आप चाहे ऑक्सीजन बोल दो, चाहे नाइट्रोजन बोल दो, ये जितनी भी गैसें होती हैं, ये सारी क्या हैं, नॉन मेटल्स। आप अच्छी तरीके से जानते हो ये नॉन मेटल्स हैं। फिर तो क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, अरे ये कौन सी अवस्था में, गैस। अब इसमें कहां से गैस, जो चीज गैस अवस्था में उसकी क्या भंगुरता होगी। तो गैसें जितने भी हैं नॉन मेटल्स में, वो इसका क्या है, अपवाद है। और दोस्तों याद है ना, मैंने बताया था ना एग्जैक्ट ऐसी कितनी गैसेस हैं, तो एग्जैक्ट आपको संख्या मैंने बताई थी 11। और लिक्विड फॉर्म में कितने नॉन मेटल हैं, 1, और बाकी बचे हुए सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो 9 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, 8 पढ़ चुके हैं। 9वां पॉइंट है कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं चालकता। इस पॉइंट को भी शॉर्ट में बस कंडक्टिविटी को पढ़ा रहा हूं, बाकी तो इलेक्ट्रिसिटी में पूरा डिटेल से अपन पढ़ेंगे, ये कंडक्शन वगैरह क्या सारी चीजें ढंग से पढ़ेंगे। बट फिलहाल एक बेसिक पॉइंट अपने को मेटल नॉन मेटल में पढ़ना है, तो अपन यहां बेसिक चीजों का ही डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, अब आज की क्लास में तो अपन उस चीज पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आज अपन भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, किनके, धातु और अधातुओं के। जो अपनी कल की क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें मैं आपको धातु और अधातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, वहां अपन देखेंगे पूरा ढंग से क्या धातुएं हम कहते ही उसको हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या 3 क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अधातुएं हम उनको कहते हैं जिनकी वैलेंस शेल के अंदर 4, 5, 6, 7 क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आर्ट्स से होंगे, कॉमर्स से होंगे, उनको बोलिए कैसी भाषा बोल रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। तो दोस्त यही तो अपन पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले ये बेसिक चीजें अगर अपने को नहीं आएगी तो अपन कभी नहीं पढ़ पाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कल वाली क्लास में मैं यही सिखाने वाला हूं, ये क्या है, क्या चीज नहीं है, कौन से धनायन बनाते हैं, कौन से ऋणायन बनाते हैं, ये सारे कैटायन, एनायन, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं भौतिक गुण। तो हमारा फोकस है कौन से गुणों पर, भौतिक गुणों पर। तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं बस इतना सा आपको बता दूं, क्या बता दूं कि धातुओं के अंदर देखो कंडक्टिविटी में अभी बस बेसिक ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बस फैक्ट के रूप में याद रखो, कल मैं इसको पूरा डिस्कस करके ढंग से पूरा आपको समझाऊंगा। धातुएं वो होती हैं जिनकी आखिरी शेल में, आखिरी परिधि के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो हमेशा लूज होने का नेचर रखते हैं। ये बातें किसी को नहीं समझा, टेंशन मत, तो अगली क्लास में सारा इसको मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, जितना हो सके आम से आम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। तो फिलहाल बस आप समझो, बस इतना कहो, याद रखो कि धातुओं के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं और वो हमेशा लूज होने का नेचर रखते हैं, इसलिए वो हमेशा क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो फ्री होते हैं तो मूविंग कंडीशन में होंगे, और इसलिए याद रखना धातुओं में चालकता पाई जाती है। समझ रहे हो ना, दैट्स व्हाई दे आर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर।
मेटल्स आर गुड कंडक्टर। किसके? बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट के भी और हीट के भी। आप चाहो तो लाइट की जगह यहां पर अच्छा वर्ड बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में अगर बोलूं तो क्या बोलूं कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं बताओ? वो सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक। किसकी किसकी? विद्युत की भी और ऊष्मा की भी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट? ये तो जनरल बात है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जनरल बात को इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हो तो उसमें एक्सेप्शन, उसमें अपवाद। और दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या? ध्यान से सुनना, बहुत बहुत काम की चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो देखो दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कि धातुएं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ होती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं? अब मैं बताने जा रहा हूं इसका क्या? अपवाद। इसका अगर मैं बोलूं तो बेस्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, वो होगा दोस्त, डब्ल्यू सिंबल किसका होता है? टंगस्टन का। किसका सिंबल होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन धातु है लेकिन उसमें इतनी अच्छी चालकता नहीं है। अब यहां पर किसी का माथा खनकेगा, और ये क्या बात कर दी, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी बल्ब वगैरह होते हैं ना, उसके फिलामेंट वगैरह सारे बने होते हैं किसके? टंगस्टन के। बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कभी खोपड़ी भी लगाई क्या उस बात में? सोचो, अगर उसमें बेहतर तरीके से अगर कंडक्शन होता, बेहतर तरीके से चालकता होती, तो आप जानते हो बताओ क्या? वो बल्ब के फिलामेंट के रूप में कभी इस्तेमाल ही नहीं होता, वो तो वहीं पर क्या हो जाता बताओ? ब्लास्ट हो जाता। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? एक चीज बताना चाहूंगा, मैं यहां पे खड़ा हूं यार, चलो देखो ये मेरे सामने क्या है बताओ? बोर्ड है, पीछे इसके दीवार है, और मैं फोर्स लगा रहा हूं पीछे की तरफ, मतलब मैं इसको जोर से धक्का लगा रहा हूं, लेकिन मैं इसको पीछे धकेल नहीं पा रहा दीवार को। क्यों? क्योंकि दीवार वापस प्रतिरोध कर रही है, और प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्ट। इसका मतलब मेरी इस पावर से, मेरी इस फोर्स से दीवार का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, इसलिए मैं उसको पीछे धकेल नहीं पा रहा हूं। दोस्त यही बात बताना चाहता हूं मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। आपको पता है टंगस्टन का गलनांक बिंदु सभी धातुओं में सर्वाधिक है। अभी मैं फैक्ट के रूप में ये सारी बातें बताऊंगा। टंगस्टन का क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्त, टंगस्टन का सभी धातुओं में गलनांक बिंदु सर्वाधिक होता है। टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट इज नियर अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब टंगस्टन को गलाने के लिए आपको पता है तापमान कितना चाहिए? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहां से कुछ बात तो आपको समझ में आनी चाहिए ना, कि जो चीज 3500 डिग्री पर जाकर गलेगी, इसका मतलब उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही क्या है? ज्यादा है। वो 1000 और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते हैं। आपको पता है बल्ब जब जलता है ना, तो लगभग 2400 या 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है उसका। समझ पा रहे हो क्या? अगर इसी पर टंगस्टन गलना शुरू हो जाता, मतलब उतनी ज्यादा उसकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, तो वो बल्ब वहीं ब्लास्ट हो जाता। टंगस्टन को गलाने के लिए 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। मतलब सोचो उसमें कितनी ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता होगी। तो जिसमें जितनी ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता, उसमें इलेक्ट्रॉन का चालन उतना ही कम, क्योंकि वो आपका विरोध करेगा। समझ रहे हो ना? तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टंगस्टन में बहुत कम होती है क्या? चालकता। तो इस पॉइंट का अपवाद बना कि धातु में चालकता होती है, लेकिन टंगस्टन इसका अपवाद है। कोई कारण पूछे तो कारण बता सकते हो अगले बंदे को, ये नहीं कि मेरे रटा हुआ है। कारण बोलोगे भाई देख, धातु में सर्वाधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? टंगस्टन का, और वो होता लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जिस चीज का इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो पक्की बात है उसकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। दैट्स व्हाई इसमें सबसे कम क्या होती है? चालकता, या एक तरीके से आप कह सकते हो इस पॉइंट का क्या है? अपवाद। आइए दोस्त इधर देखते हैं, नॉन मेटल्स का पॉइंट देखते हैं अपन। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात बताऊं तो देखो दोस्त, नॉन मेटल्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जरा इधर देखिए, क्या है? नॉर्मल सी बात है कि अगर नॉन मेटल्स की अगर मैं बात बोलूं तो नॉन मेटल्स में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या? कि नॉन मेटल्स होते हैं, वो होते हैं बैड कंडक्टर। किसके? लाइट के भी और किसके? हीट के भी। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं।
क्या होते हैं दोस्त? ये कुचालक होते हैं। देखिए, अब ये तो हम सब जानते हैं लगभग कि अधातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है बताओ? कुचालक होती हैं। लेकिन जनरल बात से क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन किससे बनते हैं? अपवादों से। इस पॉइंट का अपवाद क्या होगा? आइए पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है, जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं। एक तो मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, याद रखना ध्यान से, कि कुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। अगर विद्युत के एंगल से देखोगे तो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन इसका अपवाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेफाइट। आपको पता है दोस्त, अभी मैंने बताया, अब तो नहीं बोलोगे ना ग्रेफाइट क्या चीज है? ग्रेफाइट एक टाइप का कोयले होता है, लेकिन कोयले से उत्कृष्ट चीज है, क्योंकि अच्छे से अच्छे कोयले के अंदर भी लगभग 70-75% ही कार्बन होता है, और ग्रेफाइट एक ऐसी चीज है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% तक होती है। और आपको पता है दोस्त, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विद्युत का बहुत ही बढ़िया सुचालक होता है। ग्रेफाइट में कार्बन है, कार्बन अधातु है, होना तो यूं चाहिए था कि उसको होना चाहिए था कुचालक, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्या दोस्त इस पॉइंट का ये अपवाद बना कि नहीं बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर चाहो तो ऊष्मा के लिए भी इसका अपवाद याद रख सकते हो, और वो होता है अब्रक, जिसको आप कहते हो माइका। अब्रक जिसको आप कहते हो माइका। याद रखना दोस्त, धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं बताओ? कुचालक। लेकिन अब्रक ऊष्मा का सुचालक होता है। तो क्या अपवाद बना कि नहीं बना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जनरल बात तो बच्चे बच्चे को पता है। आजकल अगर देखोगे तो ये तो थर्ड फोर्थ से शुरू हो जाती है ये सब चीजें। इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस, और हम छोटी छोटी चीजें छोड़ नहीं सकते। आपको पता होती है हमारी मात्रा अभी स्टार्ट ही किया हम लोगों ने, ये हमारी थर्ड क्लास ही है। मैं चाहता तो बड़े बड़े तगड़े तगड़े बॉल्स के नियमन, वो नियमन, फलाना नियमन, ढेगड़ा नियमन, बड़े अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करने के लिए मैं तो ये नॉलेज रखता हूं, वो नॉलेज रखता हूं, और बढ़िया किताबों वाली भाषा यूज करता। बट आगे मैं साइंटिस्ट को थोड़ी पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। पढ़ने कौन आ रहा है मेरे से? जिसको ऑलरेडी नॉलेज नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जिनको नॉलेज है वो यहाँ के टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। ऐसा तो है नहीं, जैसा मैं आपको पहले ऑलरेडी कई क्लास में बता चुका हूं कि चलो ठीक है, देखते हैं यूट्यूब पे सर्च मारते हैं कौन क्या कर रहा है, हम भी थोड़ा अपना देख के टाइम पास करते हैं। यहां पढ़ने वो आएगा मेरे से जिसको कुछ नहीं आता, और मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, बेसिक बातें भी चलें और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी चले, जहां से अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आगे आगे अपन बढ़ते जाएंगे, आपको खुद को फील होता जाएगा। अब आप कल की क्लास से देखिए, सारी चीजें जो आज तक, मैं कह रहा हूं आप में से साइंस का स्टूडेंट भी क्यों ना हो, जिसने अपनी लाइफ के अंदर बॉन्ड्स वगैरह सारी चीजें पढ़ रखी हो, एक बार पढ़ के देखे, फिर पता चल जाएगा कि उसने क्या पढ़ा है और अपन यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं और अपना क्या लेवल रहने वाला है। तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, फिलहाल फालतू की बकवास करने से मुझे लगता है ज्यादा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने ऑलरेडी 9 पॉइंट पढ़ लिए हैं, और मैं 10वां पॉइंट आपको बता रहा हूं, जिस आधार पर अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएशन देखेंगे। 10वां पॉइंट है अपना एटॉमिसिटी, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। मतलब क्या है, मैं आम भाषा में अगर आपसे बोलूं तो ये पॉइंट हमें ये कहना चाह रहा है कि देखो कोई भी एलिमेंट हो, अब देखो ये मत कहना एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मतलब मेटल भी एक एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एक एलिमेंट है, धातु भी एक तत्व है, अधातु भी एक तत्व है। कहने का मतलब एटॉमिसिटी ये पॉइंट हमें कहना चाहता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व इस प्रकृति में कैसे एग्जिस्ट करना चाहता है, कैसे रहना चाहता है। कोई भी एलिमेंट इस नेचर में कैसे एग्जिस्ट करना चाहता है, कैसे सर्वाइव करना चाहता है। अकेले अकेले, या फिर अकेले में डर लगे नहीं यार, कम से कम साथ में रहना चाहे, 2 3 4, मतलब रहूंगा तो साथ में, अकेले तो नहीं रहूंगा। और कई लोगों का नेचर तो नहीं, अपने को तो सिंगल ही रहना है। तो यहां ये देखना है कि कौन से वो एलिमेंट है जो सिंगल रहना पसंद करते हैं, कौन से हैं जो कहते हैं सिंगल तो नहीं रह सकता किसी भी हालत में, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए साथ में, या 1 होना ही चाहिए साथ में, या 3 होने ही चाहिए साथ में। बस यही गुण कहलाता है परमाणुकता या फिर एटॉमिसिटी। देखिए थोड़ा मैं लिख बता देता हूं आपको, ताकि आपको याद रहे इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का। कोई भी तत्व प्रकृति में कैसे एग्जिस्ट करता है। अब आप एक बात बताओ, आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा? एल्यूमिनियम को हमेशा ऐसा लिखा हुआ देखा, एल्यूमिनियम। कभी आपने देखा है अलग से, सिर्फ साथ में नहीं, कोई कंपाउंड नहीं, सिर्फ एक धातु लिखनी एल्यूमिनियम? कभी आपने देखा एल्यूमिनियम को Al2, या आपने कभी देखा हो Al3? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एल्यूमिनियम के पीछे ना कभी 2 लगता है, ना कभी 3 लगता है, सिर्फ Al लगता है। समझ पा रहे हो क्या दोस्तों आप लोग मेरी बात को?
आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा नॉर्मल, आप अगर देखो चांदी को आप हमेशा देखते हो Ag, कभी देखा Ag2, Ag3, Ag4, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आप नॉर्मली हमेशा देखोगे तो सोडियम को हम सीधा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Na। मैं ऊपर प्लस माइनस वो नहीं बता रहा हूं, वो तो आपको कल मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। ये एक बार प्लस प्लस के, 2 बार प्लस के, +3, वो छोड़ो, मैं नीचे की बता रहा हूं। कभी आपने देखा Na2, Na3, Na4 सिर्फ सिंगल अगर एलिमेंट के रूप में लिखा है तो कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये सब धातुएं यार, और जनरली सामान्यतः धातुएं हमेशा अकेली रहना पसंद करती है वेपर स्टेट में। मैं लिख देता हूं, मेटल्स इन वेपर स्टेट और मोनो एटॉमिक। धातु सामान्यतः आपको किस रूप में दिखाई देगी? मोनो एटॉमिक में। देखो शब्द पे गौर करो, क्या शब्द लिखा हुआ है? मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो धातु सामान्यतः आपको प्रकृति में सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देंगी। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं मेटल्स आर जनरली मोनो एटॉमिक। मेटल्स आर जनरली मोनो एटॉमिक। लेकिन दोस्त अगर आप इधर देखोगे नॉन मेटल्स के अंदर, जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं, आपने देखा कभी ऑक्सीजन को कभी O नहीं, आप जब ऑक्सीजन को लिखते हो, ऑक्सीजन गैस को कभी O लिखते हो क्या? आप हमेशा नीचे क्या लिखते हो? O2। आप नाइट्रोजन को देखते हो, नाइट्रोजन क्या लिखते हो बताओ? N लिखते हो क्या? नहीं, N2। आप क्लोरीन को देखते हो, क्लोरीन को कैसे देखते हो बताओ? कभी Cl थोड़ी लिखते हैं, Cl2। आप सिंगल लिखो, अगर को लिख क्लोरीन गैस का सिंबल लिखते हो, आप सिर्फ Cl थोड़ी लिखते हो, आप क्या लिखते हो? Cl2। आप N थोड़ी लिखते हो, आप लिखते हो N2। O थोड़ी लिखते हो, आप लिखते हो O2। इसका मतलब गैस के रूप में ऑक्सीजन कभी सिंगल एटम के रूप में सर्वाइव नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। उसको साथ में एक और चाहिए, क्या? एक और चाहिए, क्या? ऑक्सीजन का अणु। और वो 2 ऑक्सीजन के अणु होंगे तो फिर अपन बोलेंगे O2। आपको बोलेगा सर ये आपने बोल दिया ना, हमने रट लिया, ये तो हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी देखा है कि O को O नहीं O2 लिखते हैं, N को N नहीं N2 लिखते हैं। ये क्यों का कारण बताऊं, तब तो थोड़ा मजा भी लगेगा, हाँ यार सर ने कुछ समझाया। बस तो यही तो मेरा काम है, और है क्या? बस आने वाली क्लासेस का इंतजार करें। जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग, बस वहां बॉन्डिंग में आपको बताऊंगा ऐसा क्या बॉन्ड होता है कि O अकेले रहना पसंद नहीं करता है, O को एक और चाहिए होता है। बस इंतजार करें, आने वाली क्लास रेगुलर लें, सारी चीजें एक्सप्लेन करके और ढंग से बताऊंगा, और आसान से आसान शब्दों का, आसान से आसान भाषा का इस्तेमाल करते हुए बताऊंगा। मैं आपको अगेन ये एश्योर करूंगा कि आप बिल्कुल भी ये फील ना करें अगर आप में से कोई आर्ट्स से है या कॉमर्स से है। आप जब कंपटीशन की क्लास ले रहे हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए। उस वक्त हम ये बहाना नहीं बना सकते कि यार मैं तो उस स्ट्रीम से हूं, मेरे ये बस की बात नहीं है। तो अब देखिए, फिलहाल बस मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो अभी टॉपिक चला उस पर फोकस करते हैं। तो आपने देखा कुछ नॉन मेटल्स हैं जो अकेले सर्वाइव नहीं करते, वहां उनको चाहिए कितने एटम? ऐसे 2। तो मैं बोलूंगा ये एटॉमिसिटी तो है, लेकिन ये सारे कैसे हैं? ये 2 साथ में रह रहे हैं। तो मैं बोलूंगा ये मेटल्स कैसे हैं? डाई एटॉमिक। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो कुछ नॉन मेटल्स कैसे हुए? डाई एटॉमिक। सारे नहीं, याद रखना। आप बोलोगे सारे नहीं क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने कभी ओजोन का नाम सुना है क्या? ओजोन का क्या सिंबल होता है आपको पता है? O3। जब ऑक्सीजन बोलते हो तो O2 और ओजोन बोलते हो तो O3। इसका मतलब ओजोन का अणु ऐसा अणु होता है जिसमें कम से कम एटम चाहिए, बताओ कितने? 3। इसका मतलब ये कितने साथ में रहे तब सर्वाइव कर पाएंगे नेचर में? 3 मॉलिक्यूल। तो इसकी एटॉमिसिटी कैसी? 3 वाली। और 3 के लिए वर्ड होता है आपको पता है क्या? ट्राई। तो मैं बोलूंगा अच्छा इसका मतलब तो ये भी एक, क्योंकि है तो ऑक्सीजन के ना मॉलिक्यूल, एटम तो ऑक्सीजन के है ना, और 3 ऑक्सीजन मिलके, जब 3 ऑक्सीजन के एटम साथ होते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या? ओजोन। इसका मतलब है तो ये भी एक तरह का क्या? नॉन मेटल। तो ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल सिर्फ डायटोमिक होते हैं, कुछ नॉन मेटल कैसे होते हैं? ट्राइएटॉमिक भी होते हैं। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक होंगे। आपने कभी देखा है, आपने कभी फास्फोरस का नाम सुना है क्या? आपने कभी फास्फोरस का नाम सुना है क्या? फास्फोरस का सिंबल आपको पता है कैसे लिखते हैं? P4। कैसे लिखते हैं? P4। इसका मतलब फास्फोरस का सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। कम से कम कितने एटम होते हैं? 4। और 4 एटम होते तब वो एग्जिस्ट करता है इस नेचर के अंदर, सर्वाइव करता है इस नेचर के अंदर। इसका मतलब, और फास्फोरस भी एक कैसा है? नॉन मेटल है। आप बोलोगे सर कैसे बताया? मैंने कहा ना, कुछ चीजों का कारण जैसे जैसे एक क्लास हो गया, हर एक क्लास पिछली क्लास से क्या है? लिंक्ड है अपनी। हर क्यों का अपने पास रीजन है, बस आप साथ बने रहिए। तो देखिए
अभी फैक्ट के रूप में बस इतना बताओ, तो हम जानते हैं फास्फोरस का सिंबल हम लिखते हैं P4। इसका मतलब कुछ नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी क्या होती है 4, मतलब 4 होते हैं, तब जाके साथ में रहते हैं, तब एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और 4 के लिए दोस्त आप जानते हो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा। और टेट्रा प्लस एटॉमिक से बड़ा टेट्रा एटॉमिक। समझ पा रहे हो दोस्त? कुछ नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डाई एटॉमिक। कुछ नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ट्राई एटॉमिक। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं टेट्रा एटॉमिक। कैसे, टेट्रा एटॉमिक। लेकिन हर चीज का हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन। बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ ऐसे नॉन मेटल्स बताने जा रहा हूं जो ना तो डाई एटॉमिक है, ना ट्राई एटॉमिक, ना टेट्रा एटॉमिक है। चलो दोस्तों, एक बात बताना चाह रहा हूं, पहले तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। मेटल्स कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक। कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक। तो नॉन मेटल्स आपको कैसे दिखोगे, आप ये भी नहीं कह सकते नॉन मेटल्स सिर्फ डाई एटॉमिक होते हैं, या सिर्फ ट्राई एटॉमिक होते हैं, या सिर्फ टेट्रा एटॉमिक होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सल्फर एसिड भी आप जानते हो लिखते हैं। अब क्या लिखें, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रहा हूं साइंस में, और उस वर्ड का नाम है पॉली। क्या नाम है, पॉली। जिंदगी में अगर ये वर्ड दिख जाए, लाइफ में कभी आपको वर्ड दिख जाए पॉली, तो याद रखना दोस्त, पॉली का मतलब होता है बहु। इंग्लिश में बोलूं तो मल्टीपल। जब बहुत सारी चीजें हैं और उसके लिए आपको साइंस में वर्ड इस्तेमाल करना है, तो आप वर्ड इस्तेमाल करोगे कौन सा, पॉली। तो इसका मतलब ये 2 भी है, 3 भी है, 4 है, कितनी भी है, तो मैं बोलूंगा नॉन मेटल्स आर जनरली पॉली एटॉमिक। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉली में आप कुछ भी बोलो, चाहे डाई बोलो, चाहे ट्राई बोलो, चाहे टेट्रा बोलो, ये मैंने एग्जांपल के रूप में बता दिया। तो बताओ, मेटल्स आर जनरली मोनो एटॉमिक एंड नॉन मेटल्स आर जनरली पॉली एटॉमिक। समझ पा रहे हो? लेकिन अब अपवाद बताऊंगा, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि नॉन मेटल्स पॉली है, मतलब पॉली का मतलब एक से तो ज्यादा है, तभी बहु बनेगा, मल्टीपल बनेगा। लेकिन अब मैं कुछ नॉन मेटल्स ऐसे बताने जा रहा हूं जो अकेले अकेले सर्वाइव करते हैं, वो किसी का साथ पसंद नहीं करते हैं। कौन, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, जैसे आप देखोगे हीलियम, जैसे आप देखोगे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है सभी के सभी आप जानते हो ये गैसें क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। कैसे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। लेकिन आपने देखा क्या लिखा मैंने, किसी नीचे 2, 3, 4 वगैरह कुछ नहीं लिखा ना। इसका मतलब ये सारी कैसी हैं, मोनो एटॉमिक। तो क्या बताओ, ये इस पॉइंट का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्त, अपन ने क्या किया है, 10 पॉइंटों के आधार पर, कितने पॉइंटों के आधार पर, अभी 10 पॉइंटों के आधार पर अपन ने डिफरेंशिएशन क्रिएट किया, किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। और यहां मैंने जितने भी पॉइंट बताए वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए, मैंने भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर विभेद किया है। अब इस क्लास को अपन एंड करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, और बस उस फैक्ट्स के साथ ही अपन आज की इस क्लास का सेशन को, आज के सेशन को एंड करते हैं। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कुछ उसमें भौतिक गुणों को भी साथ में लेते हुए। देखिए दोस्तों, अब अपन कुछ देखते हैं स्पेशल फैक्ट्स मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, हमें कंप्लीट थ्योरी भी पढ़नी है, उसके स्पेशल फैक्ट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद एग्जाम को क्रैक करना है। तो हमें सारी चीजें आनी चाहिए। जहां स्पेशल फैक्ट्स की जरूरत होगी हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, जहां थ्योरी से डिटेल से पढ़ना होगा हम उसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो अब फैक्ट्स कुछ देखते हैं मेटल से रिलेटेड, आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्ट है, पृथ्वी पर प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु, फर्स्ट मेटल विच इज यूज्ड ऑन अर्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका उत्तर बताओ क्या है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कॉपर, Cu। क्या होगा, कॉपर। देखो दोस्तों, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो या कभी थोड़ा सुना हो, तो जो सबसे पुरानी जो सभ्यताएं हैं उसमें अगर आपने नाम सुना हो तो ताम्रकालीन सभ्यताएं, ताम्र समझते हो ना, कांसा जिसको आप कहते हो, कांस्य युगीन सभ्यताएं, तो आप जानते हो क्या? या फिर आपने सुना होगा पाषाण युगीन सभ्यताएं। पाषाण में समझते हो, पत्थर, मतलब इनका कहने का मतलब ये होता था कि वो टाइम जब पत्थरों का इस्तेमाल होता था। फिर सभ्यता आई कांस्य युगीन सभ्यताएं या ताम्र युगीन सभ्यताएं, मतलब वो टाइम जब हम लोगों ने ताम्र, मेटल्स, कॉपर, इन सब का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल की गई है वो है कॉपर, बोले तो तांबा। अगला पॉइंट देखिए, फैक्ट है तो जल्दी से इसको अपन देखते हैं। पृथ्वी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु,
अगर बोले पृथ्वी में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसका आंसर है एल्यूमिनियम। अब को बोलेगा सर लास्ट क्लास में तो आप बोल रहे थे ऑक्सीजन, कि पृथ्वी में तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ध्यान दिया, शब्द क्या बोला, पृथ्वी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व। और अगर मैं बोलूं पृथ्वी में पाए जाने वाली सर्वाधिक धातु, तो आंसर होगा क्या, एल्यूमिनियम। को बोलेगा अच्छा सर क्या एल्यूमिनियम एक तत्व नहीं है? दोस्त है, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व, मतलब मैं सारे धातु अधातु सबकी बात करता हूं, तो फिर आंसर याद रखना हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर सिर्फ अगर मैं बोलूं कि धातु धातु बताओ, तो फिर उत्तर याद रखना इसका क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगला पॉइंट अगर बोले कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी है, तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु है, और वो अगर आपसे कोई पूछे तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु, अब इसका पृथ्वी पर क्या पाई जाती है, पृथ्वी में तो है, पृथ्वी पर पाया नहीं जाना, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सी धातु का होता है। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक तो पृथ्वी में सर्वाधिक धातु कौन सी है, तो उत्तर आएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन ये बने कि पृथ्वी पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा किस धातु का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर एल्यूमिनियम का नहीं, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है किसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है क्या, Fe बोले तो आयरन, लोहे का। अब बोलोगे कैसे, अरे मेरे भाई जितना भी स्टील वगैरह ये क्या है, इसमें सब लोहा ही तो है। तो पृथ्वी में सर्वाधिक धातु एल्यूमिनियम, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु, तो वो होगा कौन सा, लोहा। सबसे पहले जो धातु इस धरती पर इस्तेमाल की गई है वो है कौन सी, बताओ, कॉपर। ये फैक्ट है, याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं। अगला देखो, अगला है सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई, और वो है ऑस्मियम। कौन सी है दोस्तों, ऑस्मियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। देखो दोस्तों, मैं चाहता तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम पर 2-4 फैक्ट बता के इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ सकता था, या 2-4 फैक्ट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बना देता और हो गए मेटल और नॉन मेटल, आगे बढ़ते हैं। पर मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी उसके फैक्ट्स भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी बता देता हूं, मैं क्या करूंगा, जितनी भी मैंने जिस क्लास के अंदर जितनी भी थ्योरी है, जो कुछ भी पढ़ाया है, उससे जैसे ही वो हमारा सेशन कंप्लीट होगा, विद इन उसके 2 और 3 आवर्स के अंदर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके एंड जीएस बाय महेंद्र रत्नू। दोस्तों इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम पर ग्रुप भी है। ग्रुप में तो क्या करूंगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जितने अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं डालूंगा, चाहे पोल के रूप में और चाहे क्विज के रूप में। आप उसका आंसर देना, आपको पता चल जाएगा आपने कितना ध्यान से सुना है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, हैंड रिटन जो पीडीएफ होगी, वो मैं मेरे चैनल के अंदर इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आराम से वहां से उस नोट्स को पढ़ सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं हाथों हाथ 2-3 घंटे बाद उसका रिवीजन हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर अपन क्या करेंगे, जैसे वीकेंड आने वाला होगा, तो फिर उस दिन मैं क्या करूंगा, जितना भी 7 दिन में पढ़ा है उसके मिसलेनियस क्वेश्चन वो अपन उसी ग्रुप के अंदर क्विज के रूप में या पोल के रूप में अपन देखेंगे, और हमारी प्रैक्टिस होगी। और मैं चाहता हूं कुछ अच्छे लेवल की हमारी थ्योरी हो, तो फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू करूंगा। लास्ट ईयर्स के जो हमारे आए हैं क्या पेपर, अपनी तरफ से ऐसा नहीं क्वेश्चन बना दिया यहां पे प्रैक्टिस करा के टाइम पास कर रहा हूं। वो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं, बिल्कुल अपन पेपर वाइज सेट वाइज उठाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पढ़ने का मजा कब है, जब कुछ थ्योरी की नॉलेज हो। अब सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराना मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसकी हमने जो पढ़ा उसके प्रैक्टिस के लिए हम इस टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस डालेंगे, जहां से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है, आपको कितना समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए फैक्ट्स वापस पढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम। तो फिर बोले सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे हल्की धातु है लिथियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिथियम सबसे हल्की धातु है। और यहां से सबसे तगड़ा क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, बहुत बार अभी रिसेंट एग्जाम देखोगे तो मैं सच्ची बता रहा हूं, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है क्या जितनी भी हमारी खास करके जो मोबाइल की बैटरी होती है, किसकी बैटरी, मोबाइल की जो हमारी बैटरी होती है, अगर पूछा जाए मोबाइल बैटरी किस धातु से बनी होती है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बनी होती है लिथियम से। आप देखोगे मोबाइल, किसी मोबाइल की बैटरी देखोगे तो उसके ऊपर Li सिंबल बना होता है, वो किसका होता है बताओ, लिथियम का। अरे दोस्त आप सोचो, कम से कम आप जानते हो 5.5-6 इंच स्क्रीन का हमारे पास मोबाइल है। अब अगर उसकी बैटरी आप जानते हो मेटेलिक बैटरी होती है,
अब वो लोहे के एल्यूमिनियम की बनी हो तो ऐसा लगा कि कोई भाटा सा अपनी जेब में रखा हुआ और भारी भारी उसको लेके घूम रहे हैं। सोचो मोबाइल हमें इतना हल्का फील होता है। मोबाइल में है वजन किसका आप जानते हो? बैटरी का तो वजन है। और अगर उसमें हम ऐसी धातु इस्तेमाल करें जो बहुत लाइट हो तो आप जानते हो हमें फील ही नहीं होगा कि हमारे जेब में मोबाइल रखा हुआ है और हमें ईजी फील होगा। तो सब कुछ कमाल किसका है? लिथियम का है। और लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसी धातु से मोबाइल की बैटरी बनती है। और दोस्तों आपको पता है लास्ट ईयर का 2019 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी के लिए मिला है। किसके लिए? बैटरीज में लिथियम आयंस के प्रयुक्त किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से और बेटर किया जा सकता है, इस चीज के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने बताया था और उनको इसी चीज के लिए 2019 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। क्या आपको यह बात पता है क्या दोस्तों? कौन है? क्या आप में से कोई बता सकता है क्या वो 3 बंदे कौन हैं? मैं बता देता हूं वो 3 बंदे कौन कौन हैं। तो वो उन 3 बंदों का नाम आपको याद जरूर रखना पड़ेगा। एक तो है जॉन गुडइनफ, दूसरे बंदे का नाम है एम स्टैनले और तीसरे बंदे का नाम है अकीरा योशिनो। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों को बैटरीज में लिथियम आयंस के लिए मिला है। क्या मिला है? 2019 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये 3 तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। करंट के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। धरती पर सबसे पहले इस्तेमाल की गई धातु कॉपर। और अगला पॉइंट क्या है बताओ? तो पृथ्वी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी बताओ? एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु लोहा, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। इसी से मोबाइल बैटरीज बनती है और इसी बैटरीज में लिथियम आयंस के प्रयोग के लिए जॉन गुडइनफ को, एम स्टैनले को और अकीरा योशिनो को इस साल मतलब लास्ट ईयर का जो 2019 का केमिस्ट्री का मिला, क्या मिला बताओ? नोबेल प्राइज मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, अपन चेक करते हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, अब चेक करते हैं अपन कुछ और स्पेशल फैक्ट्स। अगला पॉइंट है कि मेटल विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश में भी लिखने की और कहीं की कोशिश कर रहा हूं हिंदी में भी लिखने की। तो दोनों लैंग्वेज में अपन चल रहे हैं ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को या किसी भी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट हो उसको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोनों मीडियम में लिखूं, थोड़ा बैलेंस बना के रखूं। तो देखिए, मेटल विच इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, वह धातु जिसका सबसे उच्च गलनांक बिंदु है, मतलब जिसको गलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की जरूरत होती है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया आपको, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, कुछ याद आ रहा है? टंगस्टन, बिल्कुल इसका आंसर होगा टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है क्या? W। क्या सिंबल होता है? W। चलो हिंदी में लिख देता हूं, टंगस्टन। सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु इसी धातु का है। और कितना है अगर आपसे पूछे तो बता देना, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस प्रकृति में किसका गलनांक बिंदु है, तो उत्तर क्या होगा? नहीं, टंगस्टन नहीं होगा। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। लाइव क्लास अगर ऑफलाइन होती तो फिर मैं थोड़ा और भी पूछ के थोड़ा अपन अच्छे से पूछते, बट क्या करें, अब ऑनलाइन है तो वैसे तो पूछ नहीं सकता, बट ठीक है, जो भी ध्यान रखो। मैं क्वेश्चन जो कह रहा हूं उस पर ध्यान रखना। सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु वाली धातु, या अगर इस तरह से पूछो तो उत्तर आएगा टंगस्टन। प्रकृति में सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु किसका है, तो याद रखना टंगस्टन उत्तर नहीं आएगा, तो फिर उत्तर आएगा डायमंड, हीरा। और इसका गलनांक बिंदु होता है 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। प्रकृति में सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु किसका होता है? डायमंड का। सिर्फ धातुओं में सबसे अधिक गलनांक बिंदु किसका होता है? टंगस्टन का। तो फिर डायमंड क्या है? डायमंड 100% कार्बन है। कार्बन क्या है? अधातु है। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? और टंगस्टन का अगर एक और अच्छा क्वेश्चन बने तो टंगस्टन में आप जानते हो, बताओ क्या, कि जितना ये हमारे जो बल्ब है ना, इस बल्ब के अगर तंतु, अगर इंग्लिश में बोलूं तो फिलामेंट, किसके बने होते हैं? तो याद रखना ये फिलामेंट बने होते हैं किसके? मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके? टंगस्टन के। बाकी गैसेस वगैरह आपको पता है, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह गैसें बल्ब वगैरह में भरी होती हैं, वो ठीक है, गैसेस वगैरह अपन देखेंगे। बट अगर ये पूछे कि तंतु किसके, बल्ब के, ट्यूबलाइट के किसके बने होते हैं? टंगस्टन के बने होते हैं। कितना गलनांक बिंदु होता है इसका? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड।
लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है? धातु धातु में तो टंगस्टन का, और ओवरऑल तो फिर डायमंड का। ठीक है, आइए चेक करते हैं अगला पॉइंट। जितने भी धातु उसमें सबसे लीस्ट, सबसे कम गलनांक बिंदु किसका है? सबसे कम गलनांक बिंदु किसका है? तो सबसे कम गलनांक बिंदु है किसका? तो सबसे कम गलनांक बिंदु है मर्क्यूरी का, जिसको आप कहते हो हिंदी में पारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सबसे कम गलनांक बिंदु किसका है? मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी के बारे में एक पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कमरे के ताप पर वो धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव, तरल अवस्था में होती है। और सबसे कम गलनांक बिंदु वाली धातु भी कौन सी है? मर्क्यूरी। और कितना होता है? तो वो होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्त कुछ बात आ रही समझ में? मतलब कमरा का तापमान हमारा कितना होता है? 27, 28, 40, 45 तक पहुंचता है कभी गर्मी में। तो इस तापमान पर तो ये गली व्यवस्था में है, ऑलरेडी गली व्यवस्था में। वो कौन सा तापमान का बिंदु है जिससे जस्ट पहले एकदम जमी हुई है और उतना तापमान आते गलना शुरू हो जाएगी? वो पता क्या है? -39। मतलब कुछ खोपड़े में आम भाषा में बात आ रही समझ में? 0 पर जहां हम देखते सब कुछ जम जा रहा है, वहां पर पारा फिर भी गली व्यवस्था में इवन होने के बावजूद क्या? धातु। पारा -30 तक भी आपको पता गला हुआ मिलेगा, -38 तक भी गला हुआ मिलेगा, -39 पे भी गलना शुरू हो जाएगा, -40 में जाकर कहीं पारा आपको जमा हुआ दिखता है। तो कुछ बात आ रही समझ में? पारा, धातु, ठोस, लेकिन गलनांक बिंदु कहां है? -39। उम्मीद करता हूं याद रखोगे। चलो एक दो बातें बता देता हूं मर्क्यूरी के बारे में, जहां से एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, अगर मर्क्यूरी की बात करूं, एक तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं। क्या? इसके प्रयोग, इसके यूजेज, इसके प्रयोग कहां पर, इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका प्रयोग कहां पर होता है। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं तो थर्मामीटर में, कहीं कहीं हिंदी भी लिख देता हूं, कहीं कहीं इंग्लिश भी, ताकि प्रॉब्लम ना हो। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है बैरोमीटर में। तीसरा इसका इस्तेमाल होता है स्फिग्मो मैनोमीटर में। सब कोई बोलेगा ये क्या है? यहां तो इंग्लिश वाले बोलेंगे सर इसकी तो कम से कम स्पेलिंग लिखो ही लिखो। चलो इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं। स्फिग्मो मैनोमीटर। देखो, सबसे पहले थर्मामीटर तो आप सब लोग जानते हो, जो हम हमारे शरीर का तापमान इस्तेमाल करते हैं जिस यंत्र से मापने का, वो क्या होता है? थर्मामीटर। आपने देखा ना, उसमें एक छोटी सी बॉल सी होती है, ऊपर नीचे फुदकती रहती है, वो क्या है? वो पारा ही तो होता है। तो एक तो थर्मामीटर में इस्तेमाल हो गया, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, आप जानते हो। अगला बैरोमीटर। बैरोमीटर आपको पता है ना किसके लिए इस्तेमाल होता है? वायु दाब को मापने के लिए। वायु दाब, इंग्लिश में बोलूं तो एयर प्रेशर। बाकी वायु दाब क्या है, वायु दाब की पेटियां, ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। जब भी मुझे आने वाली क्लास में मौका मिलेगा, मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ये भी पूरा डिटेल से चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, वायु दाब, सारा डिटेल से पढ़ेंगे। बट जहां जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन उस पर फोकस करेंगे पहले। तो देखो, बस फिलहाल याद रखना फैक्ट के रूप में, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर। उसमें भी जो ऊपर नीचे पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या है? एक्चुअल में पारा है। तीसरा है स्फिग्मोमैनोमीटर, और ये एक वो यंत्र है जो आपका मापता है ब्लड प्रेशर, आपकी मापता है बीपी। देखा होगा ना, एक पट्टे जैसा आता है जो यहाँ बांध के, इस राइट वाले हैंड में आपने देखा होगा बांधते टाइट से एकदम। फिर आपने देखा होगा ऐसा यंत्र होता है, फिर जैसे उसको गैस देते दबाते हैं तो फिर आपने देखा होगा एक पॉइंट है जो ऊपर नीचे उतरे, तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट पारा है। और उस यंत्र को क्या कहते हैं? उस यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। और दोस्त फिर बताऊंगा इसका क्या इस्तेमाल होता है, बीपी कैसे मापते हैं, कौन सी, क्या धमनी से मापते हैं, कि शिरा से मापते हैं, कि आर्टरी से मेजर करते हैं, कि वीन से मेजर करते हैं, क्यों, किससे, क्या, पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। कहां? जहां मैं पढ़ा रहा हूं, बायो। देखो दोस्त, एक बात और बता दूं, इस सैटरडे संडे को मेरी क्लास होनी थी, बट किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाई। नेक्स्ट वीकेंड पर श्योर है कि मेरी क्लास होगी, और नेक्स्ट वीकेंड पर अपन कंफर्म बायो पढ़ेंगे। और बायो में जब भी अपना चैप्टर आएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, वहां अपन पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ये सारी चीजें। बट फिलहाल फैक्ट, मैंने कहा ना फिलहाल फैक्ट। तो देखो, स्फिग्मोमैनोमीटर में भी इस्तेमाल होता है क्या? पारा। तो बताओ पारा के प्रयोग बताओ, थर्मोमीटर में, बैरोमीटर में और स्फिग्मोमैनोमीटर में। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? एक दो पॉइंट और पारे के बारे में जहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। पारे को यह भी कहते हैं क्या? पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है पारे को। बोलेगा क्विक सिल्वर, ये क्या होता है? पारा देखो, एक तो दिखने में होता है चांदी जैसा, इसलिए अपन एक तो बोला सिल्वर। क्विक का क्या मतलब है? क्विक का मतलब हिंदी तो आती है ना थोड़ा सा जल्दी से। पारे की एक बहुत खास बात है, पता क्या?
पारे को अगर आपने किसी भी धातु के साथ छोड़ देना, ये तुरंत उससे क्या कर देगा बताओ, रिएक्ट कर लेगा और उसको अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से रिएक्ट कर जाता किसी भी धातु के साथ, तो जल्दी से क्विक, दिखने में चांदी जैसा, दैट्स व्हाई इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। और एक आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मरकरी का, जो बात बता रहा हूं उसी को कंटिन्यू करते हुए, बहुत बार आपने नाम सुना होगा इस नाम से जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, और वो है अमलगम। हिंदी में भी यूं ही बोलते हैं, अमलगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमलगम क्या है? अमलगम एक तरह की मिश्र धातु है। मिश्र धातु है। क्या होता है? मैंने भी आपको बताया कि एक तो पारा जिसका सिंबल क्या होता है? Hg, हाइड्रोजारम से बना है पारे को आप किसी भी धातु के साथ छोड़ दो, किसी भी धातु के साथ छोड़ दो, ये तुरंत उसके साथ रिएक्ट करके उसके अंदर क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा और इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा बस उसी को कहते हैं अमलगम। पारा जब किसी भी धातु के साथ मिलता है, आप ऐसा करो, कॉपर की कटोरी के अंदर पारा डाल दो, थोड़े टाइम बाद वो पारा एकदम मर्ज हो जाएगा कॉपर के अंदर, कॉपर और पारा एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, और वो जो मिश्र धातु बनेगी ना, उस मिश्र धातु को बोलता है अमलगम। को पूछेगा सर पारा किसके साथ, कौन सी धातु के साथ मिले तो अमलगम बनेगा? मैंने बोला ना, पारा किसी भी धातु के साथ मिले और उनका मिक्सचर कहलाता है अमलगम। बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जानते हो मोस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दो धातुओं के साथ पारा कभी मर्ज नहीं होता, और मर्ज नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता अमलगम बनने का। इनसे तो बोलता है भाई तू दूर ही रहे, मेरे से दूर ही रहे। वो दो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक है Fe आयरन और एक है Pt बोले तो प्लेटिनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, पारा कभी नहीं अमलगम बना सकता किसके साथ? फेरस बोले तो लोहे और प्लेटिनम के साथ मिलकर, क्योंकि वो उससे हमेशा दूर रहना चाहता है। तो बताओ अमलगम क्या? आपसे आज के बाद कोई पूछे तो अमलगम एक मिश्र धातु होती है। क्या होता है? जिसमें एक पारा होता है, एक कोई भी धातु हो सकती है, छोड़कर किसको? लोहे और प्लेटिनम को। क्या दोस्त आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा बस अपन आखिरी 2-3 फैक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को, आज की क्लास को एंड करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब कुछ देखते हैं कुछ और आखिरी फैक्ट्स। देखिए अगला फैक्ट है स्ट्रेटेजिक मेटल या मेटल ऑफ फ्यूचर, वह धातु जिसको रणनीतिक या फिर भविष्य की धातु भी कहा जाता है। तो दोस्त इसका उत्तर होगा टाइटेनियम। इसका उत्तर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम जानते हो जिसका सिंबल क्या होता है? Ti, एटॉमिक नंबर 22। क्यों कहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज की तारीख में जितने भी आधुनिक हथियार बन रहे हैं, जितनी भी आप मिसाइल्स वगैरह देख लो, इनकी बॉडीज में ज्यादातर जो इस्तेमाल धातु की जाती है वो धातु होती है टाइटेनियम। क्यों? एक तो ये काफी हल्की धातु होती है, और जितनी हल्की उतनी ही ये मजबूत धातु भी है। तो आने वाले टाइम में भी अब जो मॉडर्न जितने भी आपके हथियार वगैरह जितने भी बनाए जा रहे हैं, वो सब के सब धातु में ज्यादा ज्यादा इस धातु का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है ये हर किसी की स्ट्रेटेजी है, तो दैट्स व्हाई इसको स्ट्रेटेजिक मेटल या फिर मेटल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है, एंड दैट इज टाइटेनियम। ओके, आगे देखते हैं। आगे उत्कृष्ट धातु या फिर अक्रिय धातु, मतलब वो धातुएं जो हवा, पानी, नमी इनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती, इनसे कोई मर्ज नहीं, इनके साथ कोई लेना देना नहीं, बस कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त, ऐसी धातु को बोलते हैं अक्रिय धातु या फिर उत्कृष्ट मेटल, नोबल मेटल। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बोलूंगा प्लेटिनम, दूसरा गोल्ड। देखो गोल्ड को ही कहते हैं, और हम कंफ्यूज मत होना, जिसका सिंबल क्या होता है? Au, या फिर बोल दो सिल्वर, अर्जेंटम, इसका सिंबल क्या होता है? Ag। प्लेटिनम क्या होता है? Pt। ये सब धातुएं आपको पता है कैसे होती है नोबल? कैसे? आप खुद सोचो, आपके घर में आपने, इवन अगर आपकी शादी हो रही तो अपनी वाइफ के लिए या अपने घर में किसी सिस्टर वगैरह के लिए जब गहने बनवाए हैं, तो क्या गहने आपने क्या लोहे के बनाए हैं? क्या तांबे के गहने बनाए हैं? क्यों बनाए? देखो दिखने में तो तांबा भी आप जानते हो तो क्या पीला सर, सोना भी क्या पीला सर, फिर तांबे के नहीं बनाकर अपन ने सोने के क्यों बनाए? क्योंकि तांबे के बनाए होते हैं ना, तो पता चलता है 10वें दिन या 15वें दिन जब भी कभी पहनना होता तो उस पर तो जंग लगी हुई है, कोरोजन हुआ है उसका। तो क्यों? क्योंकि वो धातुएं हवा, पानी आदि, नमी आदि के साथ रिएक्ट करती हैं, जबकि सोना, चांदी, इनके आभूषण में साल बाद थोड़ी थोड़ी जंग नहीं लगती, 2 साल बाद भी नहीं लगती, 10 साल बाद बिल्कुल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये धातुएं कभी रिएक्ट क्या नहीं करती किसी के साथ, नोबल है, मस्त है। दैट्स व्हाई दे आर नोबल मेटल, उत्कृष्ट धातुएं, अक्रिय धातुएं। समझ पा रहे हो क्या?
अगला पॉइंट देखो, चुंबक से अट्रैक्ट होने वाली धातुएं। दोस्त क्या बताओ, तुम्हें क्या लगता है जो भी धातु होती है सब क्या चुंबक से अट्रैक्ट हो जाती है? तांबे के पास चुंबक रहना क्या अट्रैक्ट हो जाएगी ना? कौन कौन सी वो धातु जो चुंबक से अट्रैक्ट होती है? तो दोस्त मैं बताता हूं, वो धातुएं हैं, एक तो है, बताओ कौन सा? एक है लोहा, एक है कोबाल्ट, और एक है निकेल। दोस्त मैंने जानबूझकर उनको इस सीक्वेंस में रखा है, क्या? ताकि एक छोटा सा कुछ लिंक बने, जाके इसको हम लंबे टाइम तक याद रख सकें। आप देखते हो, बताओ कि जितने भी लोग आजकल शहरों में रह रहे हैं, बताओ वो सब आप जानते हो कहां रहते हैं? बताओ आपने देखा होगा गांव में, अपन ढाणियों में जाओ, बताओ अपना मकान कैसा होता है? ढाणी या गांव में आपने देखा होगा, मकान है, चारों तरफ बाउंड्री है, पता चला थोड़ी सी दूर में किसी चाचा का मकान है, थोड़ी सी दूर में किसी दूसरे चाचा ताऊ का मकान है, आराम से गैप है। गांव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बट शहर में इतनी जमीन नहीं, ये मकान उससे एकदम चिपटा हुआ दूसरा मकान, एकदम सटा हुआ दूसरा मकान, और ऐसे कुछ मकानों के ग्रुप को ही कहते हैं अपन क्या? कॉलोनी। तो कॉलोनी, आपको एक वर्ड याद रखना है, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब एकदम पास में चिपके चिपके हुए, एकदम अट्रैक्ट होकर पास में। आपको वर्ड क्या याद रखना है? कॉलोनी। कॉलोनी मतलब चिपकना, पास रहना। क्या बोलना जरा? कोलोनी। तो कॉलोनी आते चिपकना, पास आना, अट्रैक्ट आना, मतलब चुंबक। तो चुंबक से अट्रैक्ट होने वाली धातु है कौन सी? कॉलोनी। कॉलोनी बोलो तो को से कोबाल्ट, लो से लोहा, और नी से निकेल। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा याद रहेगा। अगला देखिए, अगला है भय धातु या फिर फियर मेटल। अब भय धातु मतलब, भय धातु क्या क्या दिखते डराने आती है क्या? ऐसे नहीं, कुछ लिंक है क्या, जरा समझिए किस लिए इसको भय धातु कहा जाता है, फियर मेटल। ये वो धातु है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है, आपको पता है, जितने भी परमाणु बॉम्ब वगैरह होते हैं उसमें, उसकी बॉडी में, ज्यादातर उसकी बॉडी वगैरह, रॉड्स वगैरह बनाने में। आपको पता है दोस्तों, जो अपने इंडिया के अंदर हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 में सबसे पहले, फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम, और 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम, उन परमाणु बम के अंदर भी आपको पता है जिस धातु का इस्तेमाल हुआ था, उनमें से, उन धातु में से एक ये भी थी, क्योंकि एक और भी होती है यूरेनियम 235 जो मैं भी आपको बताने चाह रहा हूं, लेकिन एक ये भी है, कौन सी, जो मैं बता रहा हूं, जिससे ये परमाणु बम वगैरह बनते हैं। तो सोचो कितना भय लगता होगा। चलो एक और बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले परमाणु बम आपको पता कहां गिराए गए थे? तो सबसे पहले परमाणु बम गिराए गए थे जापान के अंदर, और इतिहास में यहीं पर गिराए गए, इसके बाद कहीं गिराए भी नहीं गए। कितने बम गिराए गए थे? 2। कहां कहां? तो जापान में 2 स्थान पड़ते हैं, आपको भी पता है। एक तो है हिरोशिमा, एक है नागासाकी। हिरोशिमा में कब गिराया गया? तो एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, वो डेट है 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी में कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 को। बॉम्ब का नाम तक बता देता हूं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस बॉम्ब का नाम था, जो 6 अगस्त को गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को गिराया था, उसका नाम था फैटमैन। बैटमैन नहीं, क्या याद रखोगे? फैटमैन। इन बॉम्ब के अंदर भी आपको पता है क्या, इन बॉम्ब के अंदर भी जिस धातु का इस्तेमाल हुआ था वो भी था प्लूटोनियम 239। सोचो कितनी विध्वंसक ये बॉम्ब वगैरह होता है, और उसमें जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, क्या डर लगेगा? नहीं डर लगेगा? अरे आप देखोगे जापान में, तो लिटरली बता रहा हूं, इवन आज तक भी लोग जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें भय लगता है, क्या पता आज भी कहीं ऊपर से कोई बॉम्ब ना आ जाए। क्योंकि आपको पता है इवन आज तक के टाइम में भी जापान में कई जगह ऐसी है जहां इतना ज्यादा इनका रेडियो एक्टिविटी का असर रहा है। रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए आगे चैप्टर में बने रहें, पूरा अपन डिटेल से समझेंगे। तो इतना भयानक असर है ना कि आज भी वहां पर विकलांग लोग पैदा होते हैं। तो ठीक है, वो बात की बातें अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक फैक्ट मैंने बताया कि किस धातु का इस्तेमाल होता है, तो उसका नाम तो भी बताया नहीं। वो धातु है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम सिंबल है Pu, लेकिन प्लूटोनियम का भी आइसोटोप है। प्लूटोनियम का भी क्या है? आइसोटोप है। और कौन सा है? प्लूटोनियम 239। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस धातु को भय धातु कहा जाता है? प्लूटोनियम 239 को। कौन सी धातु जापान, वो कौन सी धातु थी जिसका इस्तेमाल जापान के अंदर गिराए गए परमाणु बम के अंदर हुआ था? तो यही प्लूटोनियम 239। हमारे पोखरण परीक्षण में भी यही प्लूटोनियम 239, पोखरण जो जैसलमेर के अंदर है। आगे देखिए, सबसे महंगी धातु या आशा धातु। देखो दोस्तों, जब भी मैं कहूंगा ना सबसे महंगी धातु, कहते ही आपको पता है 90% क्या 95% लोग सबसे ज्यादा पता उत्तर क्या देते हैं? प्लेटिनम। जबकि गलत है। सबसे महंगी धातु है यूरेनियम 235। को बोले क्या होता है यूरेनियम 233 235?
बस दोस्तों बने रहें साथ साथ में, जब टॉपिक आएगा, जब क्या आने वाले 6-7 दिनों में जब हमारा टॉपिक आएगा आइसोटॉप्स, समस्थानिक, उसमें सारा आपका जो भी चीजें सब क्लियर हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा कि यूरेनियम 235 क्या है, प्लूटोनियम 239 क्या है, वहां सारा समझेंगे। जहां जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं फोकस हमारा फिलहाल उस टॉपिक पे, उस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। तो देखिए, तो यूरेनियम 235 सबसे महंगी धातु है, एक बात। दूसरी बात, सबसे महंगी, बिल्कुल सबसे महंगी। फिर आशा धातु क्यों? आशा धातु यूं कि इसके आपको पता 2 यूज हैं। नेगेटिव यूज तो मैंने बता दिया, इसका भी प्लूटोनियम 239 की तरह इस्तेमाल होता है परमाणु बम में, रॉड्स और बॉडी वगैरह बनाने में, खास करके छड़े वगैरह बनाने में, रॉड्स में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली वगैरह उत्पादन के लिए भी करते हैं। हाई लेवल पर एनर्जी क्रिएट करके बिजली उत्पादन किया जा सकता है। तो लोग हमेशा आशा करते हैं कि इसका भाई पॉजिटिव यूज ही हुए, नेगेटिव यूज कभी ना हो, इसलिए इससे आशा रखी जाती है ना, इसलिए इसको आशा धातु कहते हैं। तो बताओ होप मेटल या सबसे महंगी धातु कौन सी है? यूरेनियम 235। आखिरी पॉइंट से पहले चलो एक फैक्ट और बता देता हूं आपको। कभी जिंदगी में आपको यह पूछे कि यूरेनियम 235 जो धातु है, इसके सबसे ज्यादा भंडार, इंग्लिश में बोलूं तो डिपॉजिट्स, किस देश के अंदर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। किसमें है दोस्त? वो है ऑस्ट्रेलिया में। क्या समझ पा रहे हो क्या? लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरीब आदमी को लगेगा, गरीब मतलब खोपड़े से, वैसे कोई गरीब अमीर नहीं, तो उसको लगेगा, पता क्या? उसको लगेगा अच्छा भंडार ऑस्ट्रेलिया में, तो उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया करता होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा करता है कजाकिस्तान। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा करता है कजाकिस्तान। कई बुकों में दोस्तों गलत आंकड़े भी मैंने देखे हैं, कई बुकों में इसका आंसर लिख रखा है कनाडा, जबकि नहीं, कनाडा करता था, लेकिन इन दिनों सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। कनाडा सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है, और कजाकिस्तान जिसकी राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से भी मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी राजधानी का पहले नाम हुआ करता था अस्ताना। कब तक? 2019, मार्च 2019 तक। मार्च 2019 में इसका नाम बदलकर अब कर दिया है नूर सुल्तान। तो आज की तारीख में पूछे बताओ कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। समझ में आ रहा है क्या कुछ? आखिरी पॉइंट, बस आखिरी पॉइंट फिर दी एंड। और आखिरी पॉइंट है, केरोसिन में कौन सी धातु को रखा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक तो है कौन सी? सोडियम, या फिर याद रखना पोटेशियम को भी केरोसिन में रखते हैं। पोटेशियम को भी केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? आगे आने वाली सिर्फ 1 या 2 क्लासों को बस इंतजार करें, वहां पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे क्या ऐसी नौ बताती है कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में रखना पड़ता है, खुले में क्यों नहीं रख सकते हैं, क्या होता है खुले में। चलो एक छोटा सा बता के चला जाता हूं, जाने से पहले विस्फोट हो जाता है। क्यों? इंतजार करें, मिली अगली क्लास में। धन्यवाद। और इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।